हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के कैरेक्टर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज। दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। In any organization, there are different objectives, and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. Objectives can be classified into organizational objectives, social objectives, and personal or individual objectives. कितने तरीके के objectives होते हैं वो एक मिनट ये हटाओ। हाँ, इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा येलो कलर। ये सही है। हाँ, objectives can be classified into organizational objectives, social objectives and personal और individual objectives. Objectives कितने तरीके के हैं? Organizational objective जो कि organization से relate करेगा, social objectives जो कि society से relate करेगा, personal objective जो कि एक individual एक खुद का objective होता है वो होगा। अब लोग देखने वाले organizational objectives। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड द गवर्नमेंट। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है। It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैरायटी, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके शेयर होल्डर्स बहुत खुश रहे, एम्प्लॉयज़ बहुत खुश रहे, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिले और गवर्नमेंट को भी एक तरह के हम लोग से खुश रहे। तो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसी का ही हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कि वो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज कर सके ताकि हमें उससे मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल सके। दैट इज टू फिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, जिससे हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का उसको फुलफिल कर सकें। दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो बेसिक थ्री फीचर्स मतलब थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, वो क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म में SPG कह सकते हैं। SPG, एस से मतलब सर्वाइवल, P से मतलब प्रॉफिट एंड G से मतलब ग्रोथ। हम लोग देखने वाले सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। हम लोग सब जानते हैं यार कि अगर कोई भी बिजनेस है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सके। मार्केट में अगर वो एंटर कर रहा है एज ए बिजनेस बनकर तो उसका मेन मोटो होता है कि वो ताकि उस मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को हमेशा सोचना चाहिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वाइव कर सके। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है इनफ रेवेन्यू अर्न करना पड़ेगा ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर अप कर सके। मान लो एक एग्जांपल के रूप में हम लोग समझे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेवेन्यू किया है 1000 करोड़ का और उसका कॉस्टिंग कितना है 500 करोड़। तो यहाँ पे उनका एक 500 करोड़ एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ना यहाँ पर, तो वो 500 करोड़ उनका एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो वो 500 करोड़ अगर उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो वे आराम से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वो कंपटीशन में जो है मार्केट में आराम से सर्वाइव कर पाएंगे बिना कोई टेंशन के। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट। मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस। सिर्फ सर्वाइव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सर्वाइव कर, आपका बिजनेस अगर सर्वाइव कर गया मार्केट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो बिना प्रॉफिट के वो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। बिना प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे पे करेगा, अपने शेयर होल्डर्स को कैसे पे करेगा, अगर उसने कोई डेट उठा रखा है तो उस डेट को कैसे पे करेगा, ये सब देखना रहता है। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को इंश्योर करना होता मतलब इंश्योर करना पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेक कर रही है। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। प्रॉफिट जो है एक वाइटल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर सके। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉफिट जो है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या? ताकि उनका जो कॉस्ट है जो एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, और अगर कोई अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, रेंट का कॉस्टिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग आता है, रॉ मटेरियल्स परचेज करने का कॉस्टिंग आता है, वो कवर अप हो सके। और बिजनेस का रिस्क, क्योंकि अगर वो मार्केट से लोन उठाते हैं तो वो एक रिस्क पे जो है लोन उठाते हैं तो वो रिस्क भी कवर हो सके। ग्रोथ। अब हम लोग देखने वाले ग्रोथ।
A business needs to add to its prospectus in the long run. For this, it is important for the business to grow. Grow होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो एक तरह का एक छोटा सा ड्राइंग बना लेता हूँ. मेरा थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है. ये एक बिजनेस है, ठीक है. अगर हम इसको, अगर ये ऐसे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस में एक बहुत अच्छा बड़ा सा एक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन. बिजनेस को जो है लॉन्ग रन का अगर चलाना है तो उसके लिए अपने आप को ग्रोथ दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume increased in the number of employees. Growth कैसे मेजर हो सकता है? अब बिजनेस ग्रोथ बिजनेस में कैसे मेजर हो सकता है? वो मेजर हो सकता है उनके सेल्स वॉल्यूम में. अगर उनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है तो वो ग्रोथ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अभी देखते हैं. मान लो एक कंपनी है एक ए कंपनी है जो कि शूज का प्रोडक्शन कर रहा है. फर्स्ट ईयर में उसने जो है 200 शूज का प्रोडक्शन किया. सेकेंड ईयर में जो है उसने 400 का किया. थर्ड ईयर में जो है उसने 800 का किया. तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे उसके जो प्रोडक्शन जो कर रहा है, प्रोडक्शन अगर शूज का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो मार्केट में सेल भी तो कर रहा है. अगर उसने शूज का प्रोडक्शन किया तो वो प्रोडक्शन शूज का क्यों किया है? वो सेल करने के लिए किया है. तो फर्स्ट ईयर में उसने 200 जो शूज को सेल किया, सेकेंड ईयर में 400 शूज को सेल किया, थर्ड ईयर में 800 किया. तो यहाँ पे जो है उसके सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो कर रहा है. तो उम्मीद है आपको ये सब एग्जाम्पल से भी जो है ये सब बात पॉइंट क्लियर हो रहा होगा. अब हम लोग देखने वाले, हाँ, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं इन सब से भी देखा जाता है कि जिससे जैसे हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है. जैसे कोई बिजनेस है वो स्टार्टअप हुआ 1 करोड़ के फंडिंग के साथ, ठीक है, और उसका कैपिटल वैल्यू उस समय मार्केट वैल्यू था मात्र 1 करोड़. आज वो कंपनी का मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़. तो ये जो इतना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, इससे हम लोग कह सकते हैं कंपनी के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट शो किया गया. कंपनी जो है बहुत अच्छा ग्रोथ शो कर रही है. देयर कैन बी अदर इंडिकेटर्स फॉर ग्रोथ. और ग्रोथ का बहुत इंडिकेटर्स होता है. अपने एम्प्लॉय, मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कंपनी स्टार्ट किया. पहले उस कंपनी में मात्र 5 लोग के साथ आपने काम स्टार्ट किया. धीरे धीरे 5 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए. तो हम लोग एम्प्लॉयज के साथ भी, शेयर होल्डर्स के साथ भी, इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपने कंपनी के ग्रोथ को देख सकते हैं. अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल जहां लिख जाए ना भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल यानी रिलेटेड टू सोसाइटी. इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी. देखो लिख दिया, मन का बात लिख देता है ये लोग. इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी. एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने वाला हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, वो कोई सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल जरूर करेगा. कोई सोशल ऑब्लिगेशन जो होता है उसको फुलफिल जरूर करेगा. This refers to consistently creating economic values for various constituents of society. This include using environmental friendly method of production, giving, ये देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. This includes using environmental friendly methods of production, giving employment opportunities to the underprivileged sections of society and providing basic amenities like schools, healthcare, etc. for community. ये सब जो है पूरा यही बात, मतलब सोसाइटी में अगर आ रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है. ऐसे तरीके से प्रोडक्शन करना है ताकि इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचे. और जो है आप लोग को थोड़ा सोशल वर्क भी करना है. जैसे सोसाइटी जो है कुछ स्कूल्स बना दो, कुछ अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज बना दो, ताकि इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है आप लोगों का भी मदद कर सको. द बॉक्स हैज गिवन will illustrates how a company can fulfill the social obligations, social responsibility. द बॉक्स गिवन below. कौन सा बॉक्स कहाँ पे है भाई? अच्छा, ये ऊपर वाले का बात कर रहा है लग रहा है मेरे को. एक मिनट, ये रे भाई, हाँ, अच्छा ये इसका बात कर रहा है. तो यार आप लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक है, या फिर मैं ही पढ़ा दूँ, बताओ. ये आप अपने से देख लेना, बहुत इजी, आराम से समझ में आएगा. अगर ना समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बोल देना. पर्सनल ऑब्जेक्टिव. Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experience and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये पूरा मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में उठा के दिया गया था और लिख दिया गया था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है. Who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. ये कैसे पता चल जाएगा आपको? तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है? ये पर्सनल का ऑब्जेक्टिव है. दिस वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स सच एज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड हायर लेवल ऑफ नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैनेजमेंट हैज टू रिकॉन्साइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट को जो है पर्सनल गोल्स
और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मिला के चलना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक हार्मोनी मेंटेन करके रखे। अब हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स देख ली कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है मैनेजमेंट का। Having understood that management is a universal activity that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. अब हम लोग देखने वाले कुछ रीजन कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अगर हम लोग एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग ग्रुप में हम लोग बात करें कि भैया हम लोग को एक ऐसे चीज़ का प्रोडक्शन करना है कि जाके उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, हम लोग मार्केट में सर्वाइव कर सके, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल सके, तो वैसे हम लोग एक करके ग्रुप में प्लान बना रहे हैं। अगर वो ग्रुप का जो गोल है अगर वो अचीव हो रहा है तो वो कैसे अचीव हो रहा है, मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट for achieving the goals of the organization. The task of a manager is to give a common direction to individual efforts in achieving the overall goal of the organization. जो मैनेजर का टास्क क्या होता है कि वो एक कॉमन डायरेक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि भैया हम लोग को इस डायरेक्शन में काम करना होगा, और सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एफिशिएंसी क्या मैटर कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी, और सी आ गया तो किससे रिलेटेड कर रहा है, ये कॉस्ट से। ये किससे रिलेट कर रहा है, कॉस्ट से रिलेट कर रहा है, यानी अपने काम को सही तरीके से करना और अच्छे तरीके से करना, कम खर्चों में, कम खर्चों में करना। The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity. As mentioned, through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. The aim जो होता है हर मैनेजर का एम यही होता है कि ताकि कम से कम खर्चों में उसका प्रोडक्शन हो सके और उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे, मतलब कॉस्टिंग भी कम लगेगा और उनका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज रहे। और ये कैसे हो सकता है, प्रॉपर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग करके, स्टाफिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोग देखोगे प्लानिंग, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे इसको याद कर सकते हो आप, POSDC करके, पोस्ट डीसी भी ऐसे हम लोग इसको पोस्ट डीसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोस्ट डीसी। इसको मैं इसको एक डेवलप करता हूं इस पार्ट को और यहां लिख देता हूं पोस्ट डीसी, POSDC। ये डी बहुत गंदा सा लग रहा है मेरे को मालूम है, मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूं डी, पोस्ट डीसी। पी मतलब प्लानिंग, यानी प्लान करना, भाई कैसे काम करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट बनाना। ऑर्गेनाइजिंग, प्लान बना लिए, अब सब लोगों को बुलाओ, ऑर्गेनाइज करो कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। स्टाफिंग, भैया प्लान बना लिए, रिसोर्सेज का भी यूज कर लिया, अब लोगों को बुलाओ, भर्ती करो लोगों का, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन किसी भी चीज का जो भी गोल है हम उसको अचीव कर सके। डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना, देखना कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते करके। और कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग में हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि हम लोग का जो कॉस्ट एक्सपेक्टेड था वो एक्चुअल से कितना ज्यादा आया है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली हम लोग मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंट मतलब कंपैरिजन करते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो था चेंजिंग। डायनेमिक यानी चेंजिंग। All organization have to function in an environment which is constantly changing, as mentioned। जहां पे आपको केस स्टडीज में ये लाइन लिखा शो कर दे चेंजिंग, तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, डायनेमिक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में। All organization have to function in an environment which is constantly changing, यानी हमेशा लगातार चेंज हो रहा है। It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. मैनेजमेंट क्या करता है, पीपल्स को हेल्प करता है अपने इन्वायरमेंट में चेंज होने पे, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आराम से हो सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप को मेंटेन कर सके कॉम्पिटिटिव एज में। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब चलता है तो वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन उस समय सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उस समय सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे ही अगर थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, ऑर्गेनाइजेशन तुरंत को उतना पैनिक ना हो, मैनेजमेंट अच्छा से रहेगा तो वो आराम से अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करता है। कैसे? A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational goals. मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज के इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो लोग अपना पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? और वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अचीव हो रहा है।
Through motivation and leadership, the management helps individual to develop a team spirit, cooperation and कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस. मोटिवेशन से, लीडरशिप से, इन सब तरीके से जो है मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को. उसके अंदर एक टीम स्पिरिट आ जाता है, कॉपरेशन आ जाता है, कमिटमेंट आ जाता है कि हमें अपने ग्रुप के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए कंपनी का सक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर मैनेजर के अंदर जो है मोटिवेशन और लीडरशिप जैसा क्वालिटी अगर होगा, सक्सेसफुल मैनेजर के अंदर जो है मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब का क्वालिटी जब रहता है ना, तो उस मामले में जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सक्सेसफुल अर्न करता है, सक्सेसफुल रहता है. मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या काम आता है, कैसे? ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कंस्टिट्यूट इट. In the process of fulfilling all this, management helps in the development of the organization, and though that it helps in the development of society. मैनेजमेंट बेसिकली हेल्प्स करता है डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो है ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मदद करता है. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कैसे करता है? और इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है लोगों को, न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहा है, ग्रेटर गुड्स टू द पीपल, नया नया सक्सेसफुल पाथ क्रिएट कर रहा है. तो इन सब तरीके से भी सोसाइटी को जो है मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है. अब हम लोग देखने वाले नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या नेचर है? मैनेजमेंट इज एन ओल्ड एज सिविलाइजेशंस. Although modern organizations are of recent origin, organized activity has existed since the time of the ancient civilization. In fact, organization may be considered the distinguishing features that separate civilized society from uncivilized ones. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experience of government and commercial activities. The development of trade and commerce gradually lead to the development of management principle and practices. जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेड और कॉमर्स का, ये ग्रेजुअली क्या किया गया है? डेवलपमेंट किया गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस का. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. फेयोल का और हेनरी फेयोल थे, और एक और साइंटिफिक जो नाम मेरे को नाम अभी याद ना आ रहा है उनका. यानी कुल मिला के आपको एक तरफ 14 प्रिंसिपल और दूसरी तरफ 7 प्रिंसिपल, वो दो सब पढ़ने होंगे. द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज अ सेवरल डिफरेंट connotations that highlights the different aspect of its nature. The study of management has evolved over a period of time along with modern organization, based on both on the experience and practice of management and as set of theoretical relationships. Over a period of time, it has grown into dynamic subjects with its own special characteristics. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or a both. इतना पढ़ने के बाद हमें एक दिमाग में मैनेजमेंट का हमेशा एक दिमाग में लोगों के आंसर क्वेश्चन आता है कि भाई मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, मैनेजमेंट कला है या विज्ञान है. In order to answer this, let us examine the features of both science and arts to see how far management fulfills them. The management as an art. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत डिस्टर्ब करता है. जब केस स्टडीज में आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लोगों के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन बना देता है. व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. आर्ट क्या है भैया? तो आर्ट जो है बेसिकली एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग अपने नॉलेज को जो है अप्लाई करते हैं एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. ये कैसे हम इसको गेन कर सकते हैं? तो ये हो सकता है पढ़ाई करके, ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपीरियंस करके. सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पे भी आपको पर्सनल एप्लीकेशन का बात मिल जाए ना, तो वहाँ आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? आर्ट में, क्योंकि आर्ट में अपना लोग अपना कलाकृति दिखाते हैं, क्रिएटिविटी शो करता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस लगाता है वहाँ पे. सम काइंड ऑफ इंग्यूनिटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न. द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज. क्या है भैया बेसिक फीचर्स? जरा देखा जाए. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है. आर्ट्स presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Expert in their respective area have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting और music is widely recognized. ये एग्जाम्पल्स आपको पता चल जाता होगा कि डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग और एक्टिंग वगैरह में भी थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज होता है. ठीक है.
पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अभी मैंने बताया कि आर्ट में लोग अपना एक कलाकृति यानी अपना क्रिएटिविटी शो करता है, तो वो क्रिएटिविटी कैसे आता है? पर्सनल के खुद के एप्लीकेशन से, एक्सपीरियंस से। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, 2 डांसर, 2 स्पीकर्स, 2 एक्टर्स और 2 राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोस्ट्रेटिंग देयर आर्ट। सही बात है भाई, कोई भी 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर, 2 राइटर, उन लोग का तरीका अलग होता होगा अपने आर्ट को शो करने का। अगर एक तरफ कोई एक बंदा बहुत अच्छा गाना गा रहा है तो दूसरे तरफ वो बंदा अपने तरीके से गाना गाएगा, अपने आर्ट को अलग तरीके से पेश करेगा। एक होता है नॉर्मल म्यूजिक, होता है रैप म्यूजिक, दोनों गाना ही गा रहे लेकिन एक दोनों का एक अलग तरीका से अपना आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक नॉर्मल तरीके से अपना गाना गा रहा है और दूसरा एक रैप शो कर रहा है। तो वही होता है, अपने एप्लीकेशन, अपने खुद के पर्सनलाइज्ड क्रिएटिविटी को वो लोग शो करते हैं। Based on practice and creativity, all arts is practical. Art involves the creative practice of existing theoretical knowledge. We know that all music is based on 7 basic notes. सारे गा मा पा, यहाँ जो 7 basic notes का बात किया गया है ना, वो ये सारे गा मा पा का बात कर रहा है। मेरे को याद नहीं सारे गा मा पा कितना होता है। However, what makes the composition of a musician unique or different in his use of this note is a creative manner that is entirely his own interpretation. Management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. सक्सेसफुल, यहाँ तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि आर्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ गए। सक्सेसफुल मैनेजर्स प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है डे टू डे जॉब के लिए अपने आर्ट्स को थोड़ा प्रैक्टिस करता है, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके और अपने एक्सपीरियंस से। There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance, human resources, which is the manager has to be specialized in. There is existence of theoretical knowledge. मैनेजमेंट को अंदर जानते हो आप, लिटरेचर होता है, लिटरेचर बहुत ज़्यादा होता है मैनेजमेंट के कुछ कुछ पार्ट में। जैसे मार्केटिंग में आपको आइडिया होना चाहिए मार्केटिंग में क्या हो रहा है, फाइनेंस में आपको आइडिया होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि एक मैनेजर्स के अंदर स्पेशलाइज करता है। तो हमें यहाँ पे देख के पता चल गया कि भाई मैनेजमेंट में क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स विच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। A manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given situation, an issue or a problem in his own unique manner. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, and innovations. A manager achieves perfection after long practice. Students of management also apply this principle differently depending on how creative they are. ये जो पॉइंट लिखा है गुड मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू कॉम्बिनेशन। एक अच्छा मैनेजर कैसे काम करता है? कॉम्बिनेशन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशंस के साथ, इनिशिएटिव के साथ और इनोवेशंस के साथ। अ मैनेजर अचीव्स परफेक्शंस आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैनेजर जो है एक एप्लीकेशन मतलब एक परफेक्शन गेन करता है। स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। स्टूडेंट जो होते हैं मैनेजमेंट के, वो अपना प्रिंसिपल को अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, अपने अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी रहता है। A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situations. He is involved in the activities of the organization, studies critical situation and formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different style of management. The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambitions, self-motivations, creativity and imagination, a desire for development of the self to the organization they belongs to. All management practice are based on some set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put this principle into practice. ये जो है बड़ा controversial लाइन है। controversial लाइन क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था वो था टर्म 1 एंड टर्म 2 का टाइम। ये वाला जो चैप्टर था ये जो था टर्म 1 में था। टर्म 1 में जो है ये क्वेश्चन जो आया था ना, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया गया था। All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put this principle into practice. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। मैक्सिमम लोग क्या किए कि यहाँ पर ये वाला जो प्रिंसिपल्स का लाइन देखते हैं तुरंत चले गए मैनेजमेंट इज अ साइंस के तरफ, पूरा नहीं पढ़े। और मैक्सिमम लोग का जो है ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट में एक प्रैक्टिस वाला भी तो बात किया गया है। एबिलिटी ऑफ द
एबिलिटी टू पुट दिस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस, यानी यहाँ पे तो लास्ट में क्रिएटिविटी का भी बात किया गया है, तो हम साइंस में कैसे जाएंगे, ये साइंस का पार्ट नहीं है, ये आर्ट का पार्ट है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस लाइन को, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप लोग बहुत ध्यान देना, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन हो जाता है, क्योंकि इससे प्रिंसिपल वाला लाइन बात आ जाता है ना, जिसके कारण इसको बहुत लोग को कन्फ्यूजन होने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, क्या मैनेजमेंट विज्ञान है? मैनेजमेंट कला तो हम लोग देख ले, क्या मैनेजमेंट विज्ञान भी है? तो चलो देखा जाए। Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truth of the or the operations of general laws. Science क्या भी है कि साइंस जो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि एक्सप्लेन करता है कुछ जनरल ट्रूथ को, प्रूफ को बताता है, प्रूफ करके दिखाता है कि ये एप्लीकेशन या ये थ्योरी ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है। बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। अब हम लोग कुछ साइंस का जो है कुछ फीचर्स देखेंगे। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमैटिक वे में नॉलेज होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम लोग जानते हैं कि साइंस में जितना ही प्रिंसिपल्स है वो किस पे बेस्ड होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। फॉर एग्जाम्पल, द फिनोमिनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम लोग सब जानते हैं भाई कि जो एप्पल जो है ट्री से जो है जमीन पे फॉल हुआ है, ग्राउंड पे फॉल हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा प्रिंसिपल है? तो भैया लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और इसका प्रॉपर एक प्रूफ भी है भाई। ये तो वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को भी नहीं आता है, वो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जितना प्रिंसिपल होता है किस पे बेस्ड होता है? एक्सपेरिमेंटेशन पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। Scientific principles are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled conditions. Scientific principles जो है पहले डेवलप होता है ऑब्जर्वेशन से, फिर इसको एक सर्टेन एरियाज में, सर्टेन पॉइंट्स में जो टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है रिपीटेड वे में कुछ कुछ कंडीशंस में, कि ताकि वो सही भी है या नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, और भैया यूनिवर्सल वैलिडिटी रहता है साइंस में जो प्रिंसिपल दे दिया, अगर एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है तो ये हर जगह वैलिड होगा, चाहे आप यहाँ इस इंडिया में बात करो या फिर चाइना में बात करो या रशिया में बात करो या अमेरिका में बात करो, कहीं भी जाओगे वहाँ फोर्स इज इक्वल टू एम ही होगा। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है। Scientific principles have universal validity and application. अब based on the above feature we can say that management has some characteristics of science. अब हम इन सारे फीचर्स में हम लोग देखने वाले क्या मैनेजमेंट में जो है साइंस का कुछ फीचर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। Management has a systematized body of knowledge. It has its own theory and principles that have developed over a period of time, but it also draws on other disciplines such as economics, sociology, psychology and mathematics. भाई मैनेजमेंट में भी जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे अपना खुद का थ्योरी यूज होता है, प्रिंसिपल यूज होता है, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस डिस्कस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड सॉकर यूजिंग अ कॉमन वोकैबुलरी. The player also use these terms to communicate with each other. Similarly, manager needs to communicate with one another with the help of कॉमन वोकैबुलरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशंस. तो हम लोग कह सकते हैं भैया मैनेजमेंट में जो है एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज आ चुका है. The principle of management have evolved over a period of time based on a repeated experimentation on observations in different types of organization. However, since management deals with human beings and human behavior, the outcome of these experiments are not capable of being accurately and predicted or replicated. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स जो है वो भी इवॉल्व किया पीरियड ऑफ टाइम में. कैसे इवॉल्व किया? रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर मैनेजमेंट जो है बेसिकली डील करता है ह्यूमन बींग्स के नेचर पे, ह्यूमन बिहेवियर के नेचर से, इसलिए इसके अंदर का जो आउटकम्स होता है ना वो कंफर्म नहीं रहता है, एक्यूरेट नहीं होता है कि भैया अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू एम अप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स का मिल जाएगा, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है. लेकिन मैनेजमेंट में वो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन बींग के ऊपर डील करता है और इसका जो है रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि भैया यही मिलेगा ही मिलेगा. आप मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो ये नहीं है कि भैया प्रिंसिपल अप्लाई कर दो तो भैया सक्सेसफुल होकर ही रहेगा. क्या पता आपके एम्प्लॉयज को काम करने का मन ना कर रहा हो तो आपके बिजनेस को तो दिक्कत हो सकता है. तो इसलिए Therefore, management can be called an inexact science. और ये क्वेश्चन आता है why management is called an inexact science. तो इसमें आपको ये लाइन ऊपर वाला लिखना पड़ेगा. Management can be called an inexact science. Despite these limitations, management scholars have been able to identify general principle of management. For example, scientific management principles by Frederick Winslow Taylor and functional management principle by Henry Fayol. हाँ, F.W. Taylor और Henry Fayol. मेरे को थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था इन दोनों का नाम. साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो कि दिया गया था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा, और फंक्शनल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स दिया गया था हेनरी फ्योल कर द्वारा, विच विल बी स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर. मैंने बताया था कि ये जो है बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दोनों का प्रिंसिपल बहुत मजा आता है. Since the principle of management are not as exact as principle of science, their application and use is not universal.
हर जगह आपको प्रिंसिपल लगाना पड़े ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन साइंस का प्रिंसिपल आपको हर जगह लगाना पड़ेगा और यूनिवर्सल वैलिडिटी रहता है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रहता है। Their application are and use is not universal. They have to be modified according to a given situation. उसको modify करना पड़ता है situation के according पे, ठीक है। However, they provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. ये managers को एक provide करता है certain कुछ techniques के through जो कि use किया जा सकता है different situations पे। These principles are also used for training and development of managers. ये principles जो है training और development में use होता है। You must have understood from the foregoing discussion that management has features of both art and science. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट के अंदर आर्ट्स का भी फीचर्स आ रहा है और साइंस का भी फीचर्स आ रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट का जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है, आर्ट का है। However, managers can work better if their practice is based on a principle of management. और मैनेजर्स का काम जो है और बहुत बेहतर हो सकता है अगर वो जो प्रैक्टिस जो है उन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू करें। दिस प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर देयर फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर देयर फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस का। हम लोग देखने वाले मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। You have understood so far that all forms of organized activity needs to be managed. इतना देर से हम लोग को पता तो चल ही गया होगा कि भाई जितना भी organized activities होता है उन सबको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। You would also have observed that organization looks for individual with specific qualification and experience to manage them. It has also then been observed that there has been an increase in the corporate form of business or the one hand and increased emphasis on managed business concerns. Does this imply that management is a profession? To answer this question, let us examine the salient features of profession and see whether management satisfies them. हम लोग थोड़ा प्रोफेशन देख कर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने वाले हैं। प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशन के अंदर जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई प्रोफेशन के अंदर नॉलेज बहुत होता है। प्रोफेशन कैसा, डॉक्टर हो आप तो उसका प्रोफेशन लगता है, तो उसके अंदर तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और प्रोफेशनल्स आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को, उनका बहुत अच्छा नॉलेज रहता है किसी भी चीज़ का। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं घुस सकता। डॉक्टर के लिए आप ऐसा ना हो कि भैया डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आप लोग सब डॉक्टर, कोई भी आदमी जाके डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ता है आप लोगों को। एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल नॉलेज। देखो एंट्री जो होता है प्रोफेशन का, मैंने बताया ना डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने से पहले आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा, तब जाके आप लोग एम्स में एडमिशन मिलेगा और वहां से पढ़ के आप लोग फिर डॉक्टर बनोगे। तो वही बताया गया, रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एन एक्वायरिंग एन एजुकेशनल degree, MBBS types. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. एग्जाम्पल में देखो, मैंने डॉक्टर का दे दिया, अब यहाँ बुक का भी देख सकते हो जो कि CA के ऊपर है। CA तो ऐसे ही फेमस रहता है कॉमर्स वालों के बीच। To become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India. CA बनने के लिए एक कैंडिडेट को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन। All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificates or practice and formulates and enforces a code of conduct. Professional association में code of conduct बताया जाता है। To be able to practice in Indian lawyer have to become a member of the bar council. इंडियन लॉयर बनने के लिए जो है एक पर्सन को जो है मेंबर बनना पड़ेगा बार काउंसिल का, विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। बार काउंसिल बेसिकली सारे लॉयर्स का जो है कंट्रोल करता है उनके एक्टिविटीज। आपने जॉली स्टेट वर्सेस जॉली LLB 2 देखा हो तो उसमें भी बार मेंबर्स का नाम आया था, बार काउंसिल का नाम आया था एक लॉयर में, ठीक है। तो वैसे ही बताया जा रहा है यहाँ पे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली एक कोड रहा जाता है कि जैसे डॉक्टर का एक पर्सनल एथिक्स होता है, एथिकल रहता है कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट का बैकग्राउंड को नहीं देखना है, उनको नहीं जानना है कि भैया पेशेंट कौन से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जितना भी प्रोफेशन होता है वो एक बाउंड होता है कोड ऑफ कंडक्ट से, जो कि गाइड करता है मेंबर्स के बिहेवियर्स को। ऑल डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल टेक्स द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। सारे डॉक्टर्स जैसे मैंने बताया था वो एक कोड लेते, एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, एक ओथ लेते हैं जब प्रोफेशन में अंदर आने से पहले। वो यही है कि भैया एक डॉक्टर को अपने मरीज के पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानना है। सर्विस मोटिव। भाई
बेसिकली प्रोफेशन जितना है, जैसे डॉक्टर है तो उन लोग का एक सर्विस मोटिव के लिए तो वो लोग आते हैं. द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस. द टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट्स गेट्स जस्टिस. लॉयर का टास्क क्या होता है कि भैया मेरा क्लाइंट जो है उसको जस्टिस मिलना चाहिए. मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के क्राइटेरिया नहीं मैच करता होगा. आप लोग लास्ट लाइन पढ़े सर्विस मोटिव के लिए. क्या मैनेजमेंट क्या सर्विस मोटिव के लिए किया जाता है? अगर कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आया तो क्या उसमें जो मैनेजमेंट होगा वो क्या सर्विस मोटिव के लिए होगा? नहीं यार. अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तब वो सर्विस मोटिव करने के लिए आएगा. नॉर्मल अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो तो वो सर्विस मोटिव करने के लिए नहीं किया जाएगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशन को उतना कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहा. लेकिन चलो एनसीईआरटी क्या बोला हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं. Management does not meet the exact criteria of a profession. However, it does have some of the features of a profession. All over the world, there is a marked growth in management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books or journals. सही बात है भैया. IIM का नाम सुना है आप लोगों ने? बेशक सुना होगा भाई. कॉमर्स वाले हो, नाम तो पता ही होगा. आईएम के अंदर भी तो मैनेजमेंट का नॉलेज दिया जाता है, मैनेजर्स बनाया जाता है. बोला जाता है ना कि आईएम से जो ग्रेजुएटेड मैनेजमेंट ये एमबीए करके जो बाहर निकलते हैं वो बहुत बहुत अच्छे मैनेजर बनते हैं. तो वहाँ पे भी तो बॉडी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उनको नॉलेज मिल रहा है तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे. द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद द स्पेसिफाइड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम इन इंडिया. क्या बोला था मैंने? आईएम का नाम आए, मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ो और आईएम का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो भैया आईएम के अंदर भी जो है मैनेजमेंट को, मैनेजर्स जो इन फ्यूचर मैनेजर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट का नॉलेज दिया जाता है. एंट्री टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन. यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का भी ये बात हो रहा है कि आईएम में कोई भी एड़ा गड़ा नहीं घुस सकता है. कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आईपी मैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आईएम में घुसने के लिए. और दूसरा क्या है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस इंटरप्राइजेज. और यहाँ ये भी बात सत्य है भैया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहता है, कोई भी बंदा के मैनेजर बन सकता है. अगर एक नॉर्मल कंपनी, एक फैमिली है जो जिसका कंपनी चल रहा है तो उस कंपनी का भी मैनेजर जो है, ऐसा बात नहीं कि अगर उसका मान लो एक फादर है जिसने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, बिजनेस को खड़ा किया, बिजनेस आज चल रहा है, अब फादर अब वो उस पोस्ट से हटना चाहते हैं मैनेजर के पोस्ट से, तो अपने बेटे को चाहे तो उस पोस्ट में रख सकते हैं. हो सकता है ऐसा जब अपना घड़ी का मतलब एक तरह का बिजनेस रहता है तब. एनीवन कैन बी कॉल्ड एज ए मैनेजर इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड. यहाँ पर जो है ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन भी आपको मतलब है ना केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जितना मैंने लाइन बताया ना केस स्टडीज वाला, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको ध्यान से देख लेना. वरना एग्जामिनेशन में क्या होता है जब वही क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत दिल से बुरा लगता है कि भैया मैंने पढ़ के ना गया. हाँ ठीक है. Unlike professions such as medicine or law, which requires a practicing doctor or lawyer to possess a valid degree, nowhere in the world is it mandatory for managers to possess any specific degree? No, but professional knowledge and training is considered to be as desirable qualifications. Since there is a great demand for those who possess degree of diplomas from reputed institution, therefore, as such, the second criteria has not been strictly met. Second criteria जो था restricted entry का वो उतना meet नहीं कर पा रहा है. There are several associations of practicing managers in India, like the AIMA, All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for managers to be member of such an associations, nor does it have any statutory backing. The basic purpose of management is to help the organization to achieve its stated goals. Basic purpose क्या होता है किसी मैनेजमेंट का? वो होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को फुलफिल कर सके. दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड सर्विस फॉर हॉस्पिटल. जैसे मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे. अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने वाला होगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना. अगर वो बिजनेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका मेन पर्पस क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना. तो इस पर डिपेंड करता है. हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एज इट एंड इज फास्ट चेंजिंग. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at reasonable prices. However, कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंपनी का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गुड मैनेजमेंट है, जिसके अंदर एफिशिएंट और इफेक्टिव का क्वालिटी होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सोसाइटी को सर्व करेगा. कैसे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे देकर. तो भैया मैंने यहाँ पे बताया था आपको लास्ट क्लास में, गुड मैनेजमेंट के अंदर जो है इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए. और पुअर मैनेजमेंट का होता है ड्यू टू लैक ऑफ इनएफिशिएंट और इनएफिशिएंसी भी कह सकते हैं. लैक की जगह इनएफिशिएंट और इनएफिक्टिवली लगा लेना. ठीक है. तो भैया ये है. तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये आर्ट मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस और प्रोफेशन का थोड़ा थोड़ा मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं करता. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो है भैया मैनेजमेंट के लिए. अगर मतलब
अगर आप IIM से करने जाओगे तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बाकी कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है, तो यहाँ पे एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। माफ करना, पहले मैंने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बोल दिया था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी रहना चाहिए। सर्विस मोटिव जो है ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका मोटिव क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अभी तो बहुत मजा आने वाला है। अभी तो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 चल रहा है, फिर मैं बीच में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th का। तो बहुत मजा आएगा, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।